जी आयुष नारवाल कर रहे हैं, आप क्लास स्टार्ट करें तो हाँ बिल्कुल, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, बस 1 या 2 मिनट और रुकेंगे, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। बस 1 और 2 मिनट रुक जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। रजत सैनी, बिल्कुल अब क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक है जी। अपने आप को कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, है ना, सभी लोग म्यूट रखें। और एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, तभी आप नोट्स बना पाओगे, या मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो सभी क्वेश्चन को आपको बनाना भी होगा, है ना। तो आप लोग कॉपी और पेन लिखें। कुछ बच्चे अपने कॉपी और पेन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, जिनके पास भी कॉपी पेन है वेरी गुड। सर ये चैप्टर थर्ड है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5:34 हो चुके हैं। माधव माधव शर्मा, आपने हैंड रेज किया है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो, है ना। और अब अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग को क्या करना है, सभी को म्यूट रखना है। सभी लोग म्यूट रखेंगे तभी मेरी आवाज सभी तक पहुंच पाएगी। तो जो भी बच्चों की आज आपकी सेकंड क्लास है, तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे थे, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 9th की। तो ज्योमेट्री में मैंने ये बताया कि ज्योमेट्री बेसिकली इसको भूमिति भी कहते हैं। यही मैंने आपको बता रहा था कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, पृथ्वी की सतह को मापने के क्रम में। अब मैं अगर ये बताऊं कि मैंने पढ़ के आ रहा था हम लोग पिछले क्लास में, तो आकृतियों के बारे में पढ़े थे कि किस तरीके कितनी प्रकार की आकृतियां होती है। तो आप में से शुरू में ही कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला कि आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं की थी, और काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि चैट सेक्शन कैसे करते हैं, डाउट आप अपना कैसे मुझसे पूछ सकते हो लिखकर। तो वो सभी बच्चे जिनको गूगल मीट के बारे में नहीं पता हो, उन सभी के लिए, उन सभी को मैं एक बार काफी संक्षेप में बता देता हूं कि आपको ये गूगल मीट पूरे किस तरीके से यूज करनी है। इससे क्या होगा, आप सभी लोग को कोई भी डाउट पूछने में परेशानी नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा टाइम टेबल है, ये भी आप देख सकते हो कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी। तो आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच। इसे भी आप नोट कर सकते हो, है ना। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आप सभी की क्लासेस होंगी। क्वेश्चन आप सभी से पूछा ही नमस्ते होगी जाएगा। सर। अपने आप को अनम्यूट रखें, है ना। जो भी आपको डाउट है वो मुझसे चैट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। आप सबको मेरी आवाज सही से तो पहुंच रही है ना? यस सर। हाँ, तो अपने आप को अनम्यूट करके ना बोले। जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में लिखकर बता देना है। तो ये देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अनम्यूट म्यूट का भी नहीं पता होगा। तो आप देखो, आपके मोबाइल स्क्रीन के नीचे एक इस तरीके का माइक का निशान बना होगा, जिसे मैं यहाँ पर दिखा के भी रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सुनिश्चित करना है कि इस माइक पे एक कट का निशान बना रहे। ये कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब आप क्या हो, म्यूट हो।
अगर आप अपने आप को अनम्यूट रखोगे, मतलब अगर ये कट का निशान नहीं बना हुआ है, तो आपकी शोर पूरी क्लास को सुनाई देगी और फिर वही होता है, कंप्लेन करते हैं आप लोग कि मेरी आवाज नहीं सुनाई आ रही। तो आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा तो मेरी आवाज सही से आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बार बार यही कहता हूं कि सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। मतलब आपको देखना है कि पूरे क्लास के दौरान जब तक मैं आपसे नाम लेकर ना बोलूं, आपको ये सुनिश्चित करना है कि इस माइक पे कट का निशान बना रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। अब देखिए, जब भी कोई क्लास होती है तो आपको क्या होगा, डाउट्स होंगे। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको चीजें कुछ कुछ समझ में ना आए। तो आप क्लास में जाते हो तो क्या होती है, आप लोग टीचर से पूछते हो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो वो डाउट पूछने के लिए मैं तो आपके सामने हूं नहीं, और मैंने ये भी आपको कह दिया कि अपने आप को म्यूट रखे, आप बोलकर मुझसे क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आपको क्या करना है, आप अपने देखो मोबाइल के नीचे देखोगे स्क्रीन पर, यहाँ पर 3 बिंदुएं दिखाई देगी। तो जब आप इस 3 बिंदुओं पे क्लिक करोगे तो आपके सामने, जहां पर मैं ये पेन चला रहा हूं, ये वाली इंटरफेस खुल कर आएगी, है ना। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगी जहां पर नीचे 7 ऑप्शंस दिखेंगे। जहां पर ये पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इन कॉल मैसेज वाला, जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर चैट सेक्शन कैसे ऑन करते हैं या डाउट कैसे पूछेंगे, तो उन लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पर इन कॉल मैसेज का जो ऑप्शन आ रहा है, ये इन कॉल मैसेज इसीलिए है कि आप लोग मुझसे लिख कर चैट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको इस इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, तो एक चैट बॉक्स खुल के आएगा। चैट बॉक्स मतलब जिस तरीके से आप मैसेज लिखते हो, जिस तरीके से आप मैसेज लिखकर अपने फ्रेंड लोग को व्हाट्सएप पे बातें करते हो, उसी तरीके से आपको अपना डाउट पूछना है। जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आई, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके उसे टाइप करना है, टाइप करके सेंड कर देना है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं आपकी सोल्व कर सकूं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैट सेक्शन का यूज आप लोग तभी करोगे जब आपको कोई डाउट हो। ऐसा इस क्लास से कुछ भी ऐसी अनावश्यक बातें आपस में भी, या फिर कुछ भी आप ऐसा टाइप नहीं करोगे जिसका संबंध इस क्लास से नहीं हो। इस क्लास से संबंधित कुछ भी चीज आप इस चैट सेक्शन में नहीं लिखोगे। अब दूसरी बात, इसके बाद कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पूरे क्लास के दौरान। कई बार क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो सभी क्वेश्चन का कुछ बच्चे ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पाती। तो जो भी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है वो चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि मेरी आवाज आ रही है। वाई लिखते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आवाज मेरी सही से जा रही है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि आपको आंसर कैसे करना है जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। तो यहाँ पर उसी इंटरफेस में जहां पर आपने देखा था इन कॉल मैसेज वाला, उसी इंटरफेस में आप नीचे देखो एक ऑप्शन एक्टिविटीज की होगी। तो जब ये एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे, जो इस तरीके की दिख रही होगी, तो इस एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। आप सभी बच्चे अभी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर 1 एक्टिव लिखा नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछूं तभी ये इंटरफेस आपको दिखेगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप क्या करोगे, एक्टिविटीज में जाओगे, यहाँ पर 1 एक्टिव लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ। ये तीनों आपको नहीं दिखेंगी, ये जहां पर मैं 1 लिख रहा हूँ ये वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिखेंगे, ए बी सी या डी। तो आपको जो भी उत्तर सही लगता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन बी सही लग रहा हो, तो मैंने यहाँ पर बी पे क्लिक किया। तो बी पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नीचे जो वोट लिखा हुआ है ये वाली ब्लू कलर की हो जाएगी, नीले रंग की हो जाएगी। तो आप जैसे ही ये नीले रंग की होगी तब आपको इस ब्लू वाले वोट पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस वोट पे क्लिक करोगे नीले होने के बाद, तब आपकी उत्तर मेरे तक पहुंच जाएगी। तब मुझे पता चल जाएगा कि आपने इसका उत्तर ये दिया। तो इतनी बातें अगर आप सभी को समझ में आ गई हैं, तो आप लोग क्या करो, चैट सेक्शन में जाओ और वाई लिखो। जिनको भी समझ में आ गई आप लोग वाई लिखो। मुझे ये पता चल जाएगा कि आप सभी को चैट सेक्शन यूज करना आ गया और आप सभी को पोल सेक्शन में उत्तर भी करना आ गया। वेरी गुड। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे वाई लिख रहे हैं, मतलब आप सभी को चैट सेक्शन का भी समझ में आ गया और सभी को पोल सेक्शन का भी समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाना है और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को उसका उत्तर देना है। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में उत्तर नहीं देगा, सभी लोग को पोल सेक्शन में जाके उसका उत्तर देना है। अब आप देखो, आप सभी को एक पोल दिख रहा होगा। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद ही ये पोल आपको नजर आएंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आप सभी लोग कोशिश करो कि आप सभी लोग उसका उत्तर दो। चाहे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा पूरे क्लास के दौरान, आपको पता हो उसका उत्तर या ना हो, आप सभी को ट्राई जरूर करना है। उससे आप क्या होगा, कई बार आप गलती करोगे और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की है। मैं देख पा रहा हूँ जो बच्चे अब तक उत्तर दे चुके हैं, जो वोट दे चुके हैं, वेरी गुड। और जो भी बच्चे अब तक उत्तर नहीं दिए हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई करो, है ना। तो चलिए, मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, तो इसका मतलब आप सभी को पोल सेक्शन के बारे में पता चल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने पिछले क्लास में कुछ चीजें बताई थी, आप लोग को आकृतियों के बारे में पढ़ाया था, खुली आकृतियां और बंद आकृतियां। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है। तो मैं ये बता दूं, एक संक्षेप में बस आपको समझा देता हूं। मैंने ये बताया था कि आकृतियां दो तरीके की होती हैं, खुली आकृतियां और बंद आकृतियां। आकृतियों के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री है, और ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनसे रिलेटेड उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आकृतियां दो तरह की होती है, खुली और बंद। पता कैसे चलेगी आपको कि खुली है या बंद है, तो मैंने पिछले क्लास में यही आपको समझाया था कि आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप उस आकृति के अंदर हो। तो आप उस आकृति के अंदर बैठ जाना और सोचना कि कहीं पर से आपको बाहर जाने का कोई रास्ता दिख रहा है क्या। अगर आपको बाहर जाने का रास्ता दिखे, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तब आप बोलो कि हाँ ये खुली आकृति है। और अगर आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ पाओ, तो आप कहोगे ये बंद आकृति है। तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और सभी बच्चों को इसका उत्तर कहाँ देना है, आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में आप सभी को इसका उत्तर देना है। आप सभी बच्चे जाओ और इसका उत्तर पोल सेक्शन में दो। निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। आपको खुली आकृति को पहचानना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आप चारों ऑप्शन को देखो और देखो कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें आप बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकते हो। जो भी आकृति ऐसी दिखी वही खुली आकृति होगी। ठीक है, जो भी बच्चे उत्तर दे दिए, वेरी गुड। समीर कुमार, वेरी गुड। और जो भी बच्चे मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। तो आप सभी बच्चे ट्राई जरूर करें। आपको जो भी लगता है सही, ए, बी, सी या डी, जो भी आपको सही लगता है वही उत्तर दे। सही या गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जब गलती करोगे उसी से आप सीखते हो। मैं एक्सप्लेन सभी क्वेश्चन को करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, और कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। तो कुछ सेकंड और रुकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए, तो ये काफी आसान क्वेश्चन थी, काफी बच्चों के, या कहें तो मैक्सिमम बच्चों के उत्तर बिल्कुल सही आए। तो निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं उत्तर ऑप्शन ए की बात करूं, तो आप देखो आपको क्या पहचानना है, खुली आकृति।
तो आपको मैंने क्या बोला, आप इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो कि आप यहाँ पर इस आकृति के अंदर हो। तो मान लिया कि इसके अंदर हो आप, तो आप देखो क्या आप इसके बाहर जा पा रहे हो या बाहर से कोई अंदर आ पा रहा है। तो आप देखो इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो इधर से आपको बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं दिखेगी, इधर से भी आप जाओगे तो आपको बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं दिखेगी, और इधर भी आप जाओगे तो चारों ही दिशाओं में आपको दिखेगी कि आप बाहर की तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये आकृति बंद है। इसका मतलब हमें तो खुली आकृति पहचाननी थी, यानी ओपन शेप पहचाननी थी, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हम अगर ऑप्शन बी की बात करें, तो आप ऑप्शन बी को देखो, तो यहां से देखो, आप यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां से आप इस आकृति के अंदर की तरफ जा सकते हो, या आप अगर आप अंदर की तरफ हो तो यहां से आप गोल गोल घूमते घूमते बाहर की तरफ आ सकते हो। इसलिए हम कह सकते हैं ये आकृति खुली आकृति है, क्योंकि हम अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं, इसलिए बी हमारा खुली आकृति भी होगी। और क्योंकि इस क्वेश्चन में खुली आकृति पूछी जा रही थी, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अब जब हमें ऑप्शन बी में ही सही उत्तर मिल गया, तो हमें ऑप्शन सी और डी देखने की जरूरत तो नहीं है, बट अगर फिर भी आप अगर देखना चाहो तो मैंने क्या बोला, इमेजिन कर लो कि आप इसके अंदर हो या बाहर हो। तो अगर मैं इसके बाहर इमेजिन करता हूँ कि मैं इसके बाहर, तो आपको किसी भी दिशा से आप देखो तो कहीं से भी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, कहीं से भी आपको अंदर जाने की रास्ता नहीं मिलेगी। तो आप क्या कहोगे, ये तो बंद आकृति है, तो हमारा ये उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन डी को भी आप देखो तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर हो यहाँ, तो आप कहीं से भी बाहर जाने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारी बंद आकृति है और ये भी हमारी बंद आकृति है। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमारा उत्तर बी है। तो ये तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था खुली आकृति और बंद आकृति के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी बिंदु, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो ये भी कुछ चीजें बिंदु के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी को बता दिया था, फिर भी जिनको भी आज फर्स्ट क्लास है तो उनके लिए मैं संक्षेप में ये चीज रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बिंदु क्या होती है, तो बिंदु को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो ऐसी आकृति या ऐसी चीज जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, उसे बिंदु कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होती है, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। ये चीज आप लोग नोट रखना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, और जब लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी, तो आप इसे माप नहीं सकते, आप इसे माप नहीं सकते। लंबाई ही नहीं है, चौड़ाई ही नहीं है, तो आप क्या मापोगे, इसे आप मेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो आप बिंदु बनाते कैसे हो, आप कैसे बिंदु बना सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर रखे हो, आप सभी लोग क्या करो, आप सभी के पास पेन होगा और सभी के पास कॉपी भी होगा। तो आपको क्या करना है, अपने पेन से अपने कॉपी पर एक डॉट बनाना है, इस तरीके से, जैसे मैं अपने हाथ पे बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको डॉट बनाना है। तो आपको जो भी अपने कॉपी पर दिख रहा होगा एक छोटी सी बिंदु टाइप की, डॉट टाइप की चीज, वही आकृति है। उसकी ना आपको कोई लंबाई दिख रही होगी ना चौड़ाई दिख रही होगी। उसी तरीके से मैं अगर स्क्रीन पे बनाऊं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने एक बिंदु बनाया। ये भी मैंने आपको क्योंकि दिख पाए इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, एक्चुअल में ये इससे भी काफी छोटी होती है। अगर मैं उतनी छोटी बनाऊं तो आप में से काफी बच्चे बोलेंगे कि मुझे दिख ही नहीं रही है, तो वो दिखेंगे नहीं आपके स्क्रीन पर, इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बना रहा हूँ। तो बिंदु को दर्शाते कैसे हैं, तो आप ये देखो, बिंदु को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा उसको नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, यहाँ पर भी एक बिंदु बनाया, तो इसे क्या करूंगा, बिंदु ए, बिंदु बी, अलग अलग बिंदु उनके नाम दे दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, कोई भी सतह हो, आप लोग बिंदु बनाओगे कहाँ, किसी भी सतह पर बनाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं, तो उनसे मैं कह रहा हूँ अपने आप को म्यूट रखे, तभी मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी। तो बिंदु का नाम देना क्यों आवश्यक है, मैं ये बता रहा था कि बिंदु को
सचिन सैनी के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे, अपने आप को म्यूट रखिएगा तभी पूरे क्लास को समझ में आएंगी, अन्यथा आपको परेशानी होगी, सभी बच्चों को परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि बिंदु को नाम हम लोग क्यों देते हैं, क्या जरूरत है कि बिंदु को नाम दें। तो जैसे आप बिंदु बनाओगे, कैसे, कहाँ, अपने कॉपी पर बनाओगे, किसी भी सतह पर आप बिंदु बनाते हो। तो मैं कोई भी मान लो एक सरफेस लेता हूँ, एक सतह लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, मान लो ये एक कॉपी का आपका पेज है। तो इस पे आप कितने बिंदु बना सकते हो, आप जितना मन चाहो उतना बिंदु इस पर बना सकते हो। ये मतलब एक सरफेस में, एक सतह पर असंख्य बिंदुएं बनाई जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना। तो असंख्य बिंदु बना सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं को अलग अलग हम लोग कैसे करेंगे, सभी बिंदुओं को नाम दे देंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु सी यहाँ पर है। तो अलग अलग बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं किसी निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए। इसका यूज आप लोग दैनिक जीवन में, अगर आप मानचित्र देखोगे भारत का, तो आप लोग देखोगे अलग अलग स्टेट को, अलग अलग राज्य को, अलग अलग राजधानी को दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु का यूज करते हैं कि यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब है। बिंदु डालकर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, इसी तरीके से। ठीक है, तो बिंदु में और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज मैंने बोला लंबाई चौड़ाई नहीं होती, इसको आप माप नहीं सकते। तीसरी चीज मैंने बोली एक सतह में असंख्य बिंदुएं हो सकती है। और चौथी चीज कि इसे हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं, इसको नाम देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संरेख बिंदु के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया कि बिंदु कितने प्रकार की होती है, तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संरेख बिंदु क्या है, फिर संरेख बिंदु पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि असंरेख बिंदु क्या है। तो अगर परिभाषा देखो तो संरेख बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर रेखा आई एक शब्द। तो रेखा हम आज के ही क्लास में पढ़ेंगे कि रेखा क्या होती है। अभी के लिए जब तक मैं आपको रेखा नहीं पढ़ाया हूं तब तक आपको क्या सोचना है कि रेखा क्या है, एक सीधी लकीर है। तो मैं ये कह सकता हूं तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लकीर पर हो, एक ही सीधी लकीर पर हो, तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसा यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, मैंने यहाँ तीन बिंदुएं बना रखी है, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, जहां मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं। ये तीन बिंदुएं हैं। अगर आप इन तीन बिंदुओं को गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों बिंदु कैसी हैं, एक ही रेखा पर यानी एक ही सीधी लकीर पर स्थित है। तो क्योंकि एक ही सीधी लकीर पर स्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये संरेख बिंदुएं हैं। कैसे बिंदुएं हैं, संरेख बिंदुएं हैं। तो ऐसे बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित होंगी उसे संरेख बिंदु कहेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, तीन या तीन से अधिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप लोग सभी को समझना है कि तीन या तीन से अधिक मैंने क्यों लिखा है। तो जैसा आप देखो, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये जो दी गई बिंदु है, आपसे कुछ बिंदुएं दी रहेंगी आपके सामने और पूछा जाएगा कि ये बिंदु जो दी हुई है ये संरेख है या नहीं संरेख है। तो आपको क्या करना है, जो मान लो यहाँ पर मैंने तीन बिंदुएं बना दी, इनका नाम दे दिया ए, बी और सी। आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी दो बिंदु को सिलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु को चुना, ए और बी को, और आपको बिंदु ए और बी को मिला देना है कुछ इस तरीके से। ए और बी को मिलाओगे और आपको दोनों ही दिशा में ए बी को बढ़ाकर देखना है और कोशिश करो कि क्या इसी रेखा को बढ़ाने पर उस पर सी स्थित होती है या नहीं होती है। तो अगर मैं इसे और सीधी दिशा में ऐसे बढ़ाऊं तो आप देख पा रहे हो कि बिंदु सी भी जो है इसी रेखा पर स्थित है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये बिंदु संरेखीय है। अगर मैं दो बिंदु की बात करूं, मैं सिर्फ यहाँ पर दो बिंदु लेता, तीन बिंदु ए बी सी नहीं, अगर सिर्फ ए और बी लेता, तो अगर दो बिंदु आप कहीं से भी ले लो, किसी भी तरीके से, आप सभी बच्चे क्या करो, अपने कॉपी पर कहीं भी जहां भी आपको मन करे दो बिंदु बनाओ और उनका कुछ नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ दो बिंदु
इसी तरीके से बना लिया और इसका नाम दे दिया बिंदु P और Q। तो आप देख पाओगे, आप कैसे भी दो बिंदु ले लो तो एक रेखा ऐसी जरूर होगी जो आप इन दोनों से गुजार सको, या एक ऐसी रेखा जरूर होगी जो दोनों बिंदुओं से गुजर जाएगी, क्योंकि आप इन दोनों को मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगी, एक सीधी लकीर बन जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं दो बिंदुएं क्या होती हैं, दो बिंदु हमेशा संरेखीय होती हैं, या कह सकते हैं 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, मतलब दो बिंदु ऑलवेज कोलिनियर होगी, संरेख होगी। तो जब दो बिंदु हमेशा संरेखी होती है तो इसीलिए कोई बिंदु संरेख है या नहीं है, इसका प्रश्न तब उठेगा जब हमारे पास 3 या 3 से अधिक बिंदु दी हुई है, तब हम देखेंगे कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। और अगर आपसे दिया रहे सिर्फ दो बिंदु तो बिना कुछ देखे आप सिर्फ बोलना कि अगर दो बिंदुएं हैं तो वो हमेशा संरेख होंगी, हमेशा कोलिनियर होंगी। तो आप सभी बच्चों को अगर संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गया है तो आप सभी लोग क्या करोगे, चैट सेक्शन में जाओ और y लिखो। y का मतलब यस आपको समझ में आ गया, और आप लोगों में से किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग n लिख सकते हो, मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो मैं देख पा रहा हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे ने y लिखा है, मतलब आप लोगों को संरेखीय बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट तो समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, असंरेख बिंदु पढ़ते हैं। जब संरेख पढ़ लिया, जब कोलिनियर समझ में आ गया, तो देखते हैं असंरेख क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा असंरेख बिंदु। तो पहले आप संरेख असंरेख के पहले देखो, आप हिंदी व्याकरण में भी कुछ शब्द पढ़े होंगे इस तरीके का, अगर मैं याद दिलाऊं तो मैं बोलूं अपरिचित। तो अपरिचित का मतलब आप क्या बोलोगे, जो भी आपसे परिचित नहीं होगा उसे आप बोलोगे अपरिचित। अगर मैं कुछ और वर्ड बोलूं जैसे अनंत, तो आप क्या बोलोगे, जिसका कोई अंत नहीं होगा उसे आप अनंत बोलोगे। इस तरीके से काफी शब्द आपने ऑलरेडी हिंदी व्याकरण में पढ़ के रखा है। तो उसी से आप अगर रिलेट करो, आप जब चीजों को रिलेट करने लगोगे, आप जब आम जीवन से या विभिन्न सब्जेक्ट को जब रिलेट करने लगोगे तो आप के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने संरेख पढ़ लिया, अब असंरेख है। तो असंरेख का मतलब क्या हो गया, आपको कुछ भी अगर डेफिनेशन नहीं देखना है तो आप सीधे बोलो जो भी संरेख बिंदुएं नहीं होंगी उसे असंरेख बिंदु कहेंगे, जो भी संरेख नहीं होंगी उसे असंरेख कहेंगे। जैसे जिसका कोई अंत ना हो अनंत कहेंगे, तो जो भी असंरेख ना होंगी उसे असंरेख कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो मैं क्या लिखा हूं, देखो 3 या 3 से अधिक, फिर से मैं लिखा 3 या 3 से अधिक। ऐसा क्यों, क्योंकि दो बिंदुएं तो हमेशा समरेखीय होंगी, संरेख है या नहीं है ये प्रश्न तब उठेगा जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं दी हुई है। और मैंने क्या लिखा, जब एक ही रेखा पर नहीं होंगी तो वह असंरेख होंगी। और मैं अगर यही लिख दूं 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो आप क्या कहोगे, उसे संरेख कहोगे, और एक ही रेखा पर नहीं हो तो उसे असंरेख कहेंगे। काफी आसान है ये चीज। तो आपको जब बिंदुएं दी रहेंगी तो आपको कैसे पता करना है कि ये संरेख है या असंरेख है। तो आप यहाँ पर देखो मैंने 3 बिंदु जो ये बना रखी है एक्स वाई जेड। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट किया है वो म्यूट कर ले अपने आप को। तो यहाँ पर कुछ बिंदु एक्स वाई जेड 3 बिंदु दी रखी है। तो आपको ये देखने के लिए कि ये संरेख है या असंरेख है, आपको क्या करना है, देखना है कि क्या आप एक ऐसी लकीर या ऐसी रेखा बना सकते हो जो तीनों ही बिंदुओं से होके गुजर जाए। तो इसके लिए आप किसी भी दो बिंदु को चुन लो, जैसे मैं यहाँ पर एक्स और वाई को चुन रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी एक्स और वाई को चुन लो, आपको क्या करना है, एक्स जेड को चुन लो या वाई जेड को चुन लो, किसी को भी आप चुन सकते हो और उन दोनों को आप मिला दो। तो मैं यहाँ पर अगर एक्स और वाई को मिलाऊं तो देखो मैंने इस तरीके से एक्स और वाई को मिलाया। अब आप क्या करो, इस रेखा को बढ़ाते जाओ दोनों ही डायरेक्शन में। आपको यहीं से भी आपको साफ दिख जाएगी कि इस रेखा पर जो मैंने एक्स और वाई को बढ़ाया, कभी भी जेड इस पर लाई यानी स्थित नहीं होंगी। मतलब इस ये जो जेड बिंदु है एक्स वाई रेखा के बाहर ही स्थित होंगी। या आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऐसी रेखा बना दो जो इन तीनों ही बिंदुओं से होकर गुजर जाए। तो आप अगर ऐसी रेखा नहीं बना सकते जो तीनों ही बिंदु से होकर गुजर जाए तो हम क्या कहेंगे, ये असंरेख बिंदुएं हैं। कौन सी असंरेख बिंदुएं हैं, ये तीनों एक्स वाई जेड कैसी बिंदुएं हैं, असंरेख बिंदुएं हैं। ठीक है,
उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखो इस वाली इमेज को, यहाँ पर 4 बिंदुएं बना के दी रखी है, P, Q, R और S। तो आपको क्या करना है, पता करना है कि ये संरेखीय बिंदु है, संरेख बिंदु है या असंरेख बिंदु है। तो इसके लिए आपको ये भी नहीं करना कि आप सभी बिंदु को मिला मिला कर देखते रहो, आपको किसी भी 2 बिंदु को चुन लेना है। जैसे मैं अभी मान लो Q और S को चुना, तो आपको क्या करना है, Q और S को मिलाओ। Q और S को मैं जब मिलाया, और आपको पता है कि कोई 2 बिंदु से आप रेखा तो बना ही सकते हो, तो मैंने Q और S से जाती हुई एक रेखा बना दी। तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि P और R इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि P और R इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये चारों कैसी बिंदुएं हैं, असंरेख बिंदुएं हैं, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होती है, तो आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में यस लिख दे या वाई लिख दे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई। और किन्हीं को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, काफी बच्चों ने यस लिखा है, मतलब आप सभी को सभी चीजें समझ में आ रही है। तो अगर सभी को सभी चीजें समझ में आ गई है, तो आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप सभी को पता है आपको क्या करना है, आपको सभी को पोल सेक्शन में जाना है। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में इसका उत्तर नहीं देगा। चैट सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में जाओ, और पोल सेक्शन में सभी लोग इसका उत्तर दो कि निम्न में से संरेख बिंदु को पहचान। A, B, C या D 4 ऑप्शन है आपके सामने, और इनमें से कुछ कुछ बिंदुएं बना रखी है। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई बिंदु संरेख बिंदु है। जो भी बच्चे उत्तर कर देंगे, कुछ देर वेट कर ले, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और सभी बच्चे ट्राई करें। जिनको भी समझ में आए, नहीं भी आए, आपको जो भी उत्तर लगता हो जरूर उसको ट्राई जरूर करना है आपको, उससे आपको पता चलेगा कि आपने उसका क्या आपने गलती की है। वो सभी मैं डिस्कस जरूर करूंगा। कहाँ पे देना सर उत्तर? पोल सेक्शन में जाओ। आपको पोल सेक्शन का नहीं पता है क्या? आप देखो आपके मोबाइल स्क्रीन के नीचे 3 बिंदुएं होंगी, 3 बिंदु में आप क्लिक करो तो वहां पर एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो पोल सेक्शन का आएगा, पोल में आप जाकर उसका उत्तर दे सकते हो। सभी लोग पोल सेक्शन में उत्तर दे, और आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने इसका उत्तर दिया है, और मैं ये भी देख रहा हूँ काफी बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका साफ मतलब है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है। अब जो भी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करने में प्रॉब्लम हो रही थी या उनका पोल सेक्शन नहीं आ रहा था, तो अब क्या करो, आप लोग चैट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हो। अब चैट सेक्शन में इसका उत्तर जो वही बच्चे उत्तर देंगे जिन्होंने चैट सेक्शन में पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। हमें क्या करना है, संरेख बिंदु को पहचानना है, यानी कोलिनियर पॉइंट को पहचानना है। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है, डी, ई और एफ। यहाँ 3 बिंदुएं दिख रही है, डी, ई, एफ। तो आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ संरेख बिंदु, तो आप याद करो कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो आपको याद आएगा कि ऐसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। या दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया कि आपको किसी भी 2 बिंदु को चुन लेना है और उसको मिला देना है। जैसे ही आप मिलाओगे आपको पता चल जाएगा कि इस पर तीसरी बिंदु स्थित है या नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर डी और ई को मिलाया, तो इसी को आप किसी भी तरीके से अगर बढ़ाओगे तो आपको साफ दिखेगा कि बिंदु एफ जो है, ये बिंदु इस वाली रेखा पर स्थित नहीं है, इसके बाहर में स्थित है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्योंकि एफ इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए यह कैसे बिंदु है, असंरेख बिंदु है। कैसी है, असंरेख बिंदु है।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, संरेख बिंदु को पहचाने, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी को आप देखो तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 3 बिंदु P, Q एंड R। तो यहाँ पर जब आप 3 बिंदु को देख रहे हो तो आपको यहाँ पर एक लकीर भी बना के दी गई है, आपको साफ दिख रहा होगा कि बिंदु P, Q, R एक ही रेखा पर यानी एक ही सीधी लकीर में स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, बिंदु B कैसी है, संरेखीय। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हो उसे ही हम लोग संरेखीय बिंदु कहते हैं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर बी हमारा सही उत्तर है तो सी और डी नहीं होगा। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, बिंदु ओ, पी और क्यू। अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो यहाँ पर 3 बिंदुएं दिख रही है, ओ, पी और क्यू। तो आप देखो यहाँ से अगर मैं साफ देख रहा हूँ कि एक रेखा ओपी अलग लकीर है, पी क्यू अलग लकीर है, तो ये ऐसे बिंदु हैं जो 2 अलग अलग लकीरों पे यानी 2 अलग अलग रेखाओं पर स्थित है, इसलिए यह कैसी है, ये भी असंरेख बिंदु है, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। या ऐसे भी आप देख सकते हो कि कोई भी आप ऐसी रेखा या लकीर नहीं खींच सकते जो तीनों ही बिंदुओं से होकर गुजर जाए, है ना, तो इसे आप क्या कहेंगे, असंरेखीय। तो इस तरीके से ऑप्शन डी की अगर बात करें तो आप कोई भी 2 बिंदु चुन लो, मैंने अगर बी डी को चुन लिया तो आप क्या करोगे, बी और डी को मिला दो, और जैसे ही आप बी डी को मिलाओगे आपको दिख जाएगा कि बिंदु सी और बिंदु ए इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, असंरेख होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर ये भी नहीं हो सकता। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए तो फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को क्या करना है, फिर से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में सभी लोग इसका उत्तर देने का ट्राई करें। अब आप सभी लोग जाओ पोल सेक्शन में। अब आपको पोल सेक्शन में दिखेगा एक क्वेश्चन और उसका उत्तर आपको ए, बी, सी या डी, आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ट्रू स्टेटमेंट यानी जो सत्य स्टेटमेंट, जो सही है वो नहीं पहचानना, जो गलत है वही आपका सही उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चन में अपना टाइम ले, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ठीक है, आप लोग टाइम लेकर आपको सभी ऑप्शन को देखना है, ए, बी, सी और डी सभी को पढ़ना है, और फिर आप देखो कि इसका उत्तर क्या है। आप अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि इसका उत्तर आप गलत दे दो, तो आपको क्या करना है, टाइम लेना है और ध्यान से इसका देखना है क्या सही उत्तर है। आपको चारों स्टेटमेंट को, चारों ऑप्शन को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है उसमें, बिंदुएं कहां कहां पर स्थित है। मैं देख पा रहा हूँ ये क्वेश्चन में काफी कम बच्चों ने उत्तर दिया है। आप सभी लोग ट्राई जरूर करें, आपको जो भी सही लगता है ये क्वेश्चन में आप टाइम ले सकते हो, मैं कुछ और समय दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, चारों विकल्पों पे देखना है और चारों विकल्पों में आपको जो गलत लगता है, जो असत्य है, वही आपका आंसर होगा। आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है जो असत्य है, मतलब 3 स्टेटमेंट होंगी जो सही होंगी और एक ऐसी होगी जो गलत है, तो वही आपका सही उत्तर है जो असत्य है, जो गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। सर मैंने जो सही थी वो लगा दी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, जो सही है लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। गलतियां सभी से होती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो देखो, हमने पूछा कि कौन सा ऑप्शन गलत है यानी असत्य है, तो आप देखो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिख रखा है TLH, समरेख है। मतलब कहा गया है कि बिंदु TLH कैसी है, समरेख है यानी कोलिनियर है। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो खोजो बिंदु T कहाँ पर है, तो आप देखोगे बिंदु T यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सर्कल करके दिखा रहा हूँ। बिंदु L यहाँ पर है और बिंदु H यहाँ पर है, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि बिंदु TLH एक ही रेखा पर है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखो, अगर मैं यहाँ मिलाऊं तो देख रहा है कि तीनों TLH क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है।
तो अगर एक ही रेखा पर स्थित होंगी जो बिंदुएं, उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदुएं कहेंगे। तो अगर संरेख है, TLH संरेख है, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि TLH संरेख है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम ऑप्शन बी को देखते हैं कि ADM संरेख है। तो आपको देखना है कि बिंदु ए कहां पर है। तो आप देखो बिंदु ए आपको यहां पर दिख रही है, बिंदु डी यहां पर दिख रही है, और बिंदु एम यहां पर दिख रही है। तो यहाँ पर 3 बिंदु मैंने बना रखी है, और आप देखो कि बिंदु ADM कैसी है, आपको दिख रही होंगी कि बिंदु ADM एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। आप किसी भी तरीके से कोई भी एक ऐसी रेखा, ऐसी सीधी लकीर नहीं खींच सकते जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजर जाए। तो क्या क्या हो गए? ADM कैसी है? ADM असंरेख है। जबकि ऑप्शन बी में क्या लिख रखा है? ADM संरेख है, यानी ADM कोलिनियर है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शन सी को देखो, TKH असंरेख है। तो देखते हैं बिंदु T कहाँ है, बिंदु K कहाँ है, और बिंदु H कहाँ है। तो आप देखो बिंदु T को अगर मैं दिखाऊं तो बिंदु T आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिंदु K कुछ यहाँ है, और बिंदु H यहाँ पर है। तो आप अगर इन तीनों बिंदुओं को ध्यान से देखो तो इस तीनों बिंदुओं के बारे में आप क्या कहोगे कि हम कोई भी लकीर ऐसी नहीं खींच सकते जो इन तीनों ही बिंदुओं से होकर गुजर जाए। या आप क्या करो, H और K को मिलाओ, कोई भी 2 बिंदु चुन लो और उसको मिलाओ, और आप इसे जब बढ़ाओगे दोनों ही दिशाओं में, तो आप जब बढ़ाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इस रेखा पर बिंदु T स्थित नहीं है। इसलिए आप क्या कहोगे? TKH कैसी है? असंरेख है। TKH बिंदु कैसी है? असंरेख है। TKH बिंदु असंरेख है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? TKH असंरेख है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। तो ये हमारा सत्य हो गया। अब ऑप्शन डी पे अगर चर्चा करें तो SMH के 4 बिंदुओं के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, SM और HK। तो पहले आप आगे की चीजें ना पढ़ो, SMHK के बारे में आप ये देखो कि SMHK कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि S को खोज लिया, फिर M को मैंने खोज लिया, फिर H को मैंने देखा यहाँ है, और K यहाँ पर है। तो अभी तक मैंने क्या किया, जो जो बिंदुएं दी रखी थी उसे देखा कि वो बिंदुएं कहाँ कहाँ पर है। अब आप देखो कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि SMHK क्या है? संरेख है। तो आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कह रहा हूं अपने आप को म्यूट रखें। इससे क्या होती है? पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो SMHK को आप जब देखोगे तो आपको दिखेगी कि ये चारों बिंदुएं SMHK एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? SMHK संरेख है। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सही स्टेटमेंट है। तो अब आप देखो 4 विकल्पों में 3 विकल्प ऐसे हैं जो सही थे और 1 विकल्प ऐसे हैं जो गलत है। तो हमने आपसे क्या पूछा था? कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ADM संरेख है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। अगर ये क्वेश्चन इतना समय लेके मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि काफी बच्चों के उत्तर सही नहीं आए थे। कुछ बच्चे जो भी अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं वो अपने आप को म्यूट रखे, तभी मेरी आवाज सभी तक पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर काफी बच्चों के उत्तर गलत आए थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इतने डिटेल में डिस्कस किया। अगर जो भी बच्चा अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहा है, मैं उनसे ये बता दूं कि आपको इस क्लास से रिमूव भी किया जा सकता है। तो आप लोग अपने आप सभी को म्यूट रखें। आपको ये पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, आपकी पूरी रिकॉर्ड SRM नंबर के द्वारा हमारे पास रहती है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को म्यूट रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोग जिस बच्चों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सभी लोग यस लिखो, वाई।
सचिन सैनी, आप लोग पहले ये क्लास कर लो, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेखा, रेखाखंड और किरण। ये चीज आप लोगों को काफी ध्यान से पढ़नी है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों में काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, रेखा, रेखाखंड, किरण। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि ये तीनों बिल्कुल समान है, सेम है। तो मैं ये बता दूं, तीनों में कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों में क्या क्या समानता है और तीनों में क्या क्या असमानता है, क्योंकि आप लोग को डिफरेंशिएट यानी अलग अलग करके देखना होगा कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। आप डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में रेखा कहाँ देख पाओगे, रेखाखंड कहाँ देख पाओगे और किरण कहाँ देख पाओगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं रेखा क्या है। तो मैंने ये लिख रखा है, देखो रेखा क्या है। रेखा मतलब लाइन, इंग्लिश में इसे लाइन कहते हैं। तो एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए। सबसे पहली वर्ड लकीर, एक सीधी लकीर जो दोनों ही दिशाओं में कहां तक बढ़ती जाए, अनंत तक बढ़ती जाए, उसे हम रेखा कहेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक लकीर बना रखी है। ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये अभी आप लोग सोचो पता नहीं है क्या है, रेखा, रेखाखंड या किरण। अब मैं देखता हूं कि ये कैसी एक लकीर है ए बी। अब अगर मैं इस जो भी ये चीज है लकीर, इसे मैं अगर दोनों ही दिशाओं में, बी की तरफ से और ए की तरफ से, दोनों ही दिशाओं में बिना सीमा के अनंत तक बढ़ाते ही जाऊं इस तरीके से, और इसी भी इस डायरेक्शन में भी, जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो अगर दोनों ही दिशाओं में हम इसे अनंत तक बढ़ाते जाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, यानी उसे हम लाइन कहेंगे, है ना। तो ऐसी लकीर जिसकी कोई अंत बिंदु ना हो उसे हम लोग रेखा कहेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसकी कोई अंत बिंदु ना हो। तो जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं होगी तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों सिरों पर तीर का निशान लगाते हैं। तो तीर का निशान लगाने से आपको अगर इस तरीके से बना के दे रखा है, जो जहां पर मैं पी और क्यू लिख रहा हूं, तो अगर यहाँ पर आपको दिखे कि अरे दोनों ही दिशाओं में ये तो बढ़ सकती है, तो आप क्या कहोगे, ये एक रेखा है। अब रेखाखंड और किरण के बारे में हम लोग और देखेंगे। पहले आप देखो रेखा क्या है, तो आपको दोनों ही दिशाओं में तीर के निशान बनी रहेगी। अब आप ये देखो कि आपको रेखा यानी लाइन में और क्या क्या बातें आपको जाननी है। तो सबसे पहली बात, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा, जैसे मैं कह रहा हूं ये हमारी एक रेखा है। मैंने यहाँ पर दोनों ही तरफ तीर का निशान बना रखा है, ये भी रेखा है। और मैंने रेखा में क्या कहा, आप दोनों ही दिशाओं से इसे बढ़ा सकते हो। तो जब इसे आप दोनों ही दिशाओं में बढ़ा सकते हो, जिसका आपको कोई अंत ही नहीं पता, तो इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होगी, कुछ निश्चित नहीं होगी। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं होता इसका लंबाई। इसको आप माप नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते अगर मैं इस रेखा जैसे यहाँ पर पी क्यू बना दूं और आपसे पूछो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप स्केल लेकर आओ और आप इसको माप के बोलो कि ये 10 सेंटीमीटर है। हो सकता है ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये 10 सेंटीमीटर का है, फिर भी आपकी उत्तर गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा अरे ये तो रेखा है, रेखाखंड या किरण, रेखाखंड तो है नहीं। सर रेखाखंड के बारे में मैंने आपसे पढ़ाया नहीं है आपको, फिर भी मैं यूज कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो रेखा है, आपको दोनों ही दिशा में इसे बढ़ा सकते हो। तो जब आप इसे बढ़ा दोगे तो इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप कभी भी किसी रेखा को माप नहीं सकते। आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो या इस वाले स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। और दूसरी बात, एक रेखा पर असंख्य बिंदु होती है। तो अगर मैं इसे डिटेल में समझाऊं कि मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है कि एक रेखा पर असंख्य बिंदु होती है, तो इसे आप अगर समझना चाहो तो जैसे देखो मैं आपको ये बता रही, एक मिनट। तो मैंने सबसे पहले बोला कि किसी भी तल पर, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर आप असंख्य बिंदु बना सकते हैं। तो एक ही सीधी लकीर पे मान लो, देखो मैं इस तरीके से बिंदु बनाते जा रहा हूं,
तो आपको क्या होगा, इस दो बिंदुओं के बीच में थोड़ी सी गैप दिख रही होगी, थोड़ी सी जगह दिख रही होगी, मैं उसमें भी एक बिंदु बना दिया, फिर भी जो थोड़ी सी गैप दिख रही होगी उसमें भी एक बिंदु बना दिया। तो इस तरीके से जितने भी बिंदु सीधी लकीर में होंगी, अगर मैं उन सभी बिंदुओं को ले लूं, तो बिल्कुल नजदीक नजदीक अगर मैं सभी बिंदुओं को ले लूं, तो क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। और इसको आप अनंत तक जितनी भी बिंदु हैं सभी को आप अगर लेते जाओ जिसका कोई अंत नहीं हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक रेखा कहेंगे। मतलब एक रेखा पर कितने बिंदुएं होती है, असंख्य बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदुएं होती है। तो आप सभी लोग अपने कॉपी पर नोट कर लो, क्या क्या बातें नोट करोगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक रेखा पर एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसे आप माप नहीं सकते। और तीसरी बात, एक रेखा पर असंख्य बिंदुएं होती है, या कह सकते हो एक रेखा असंख्य बिंदुओं को के मिलने से बनती है। एक रेखा अनंत बिंदुओं के मिलने से बनती है। ठीक है, तो अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई रेखा के बारे में, तो आप सभी लोग वाई लिख दो चैट सेक्शन में, मुझे ये पता चल जाएगा आप सभी को समझ में आ गया रेखा के बारे में। एक चीज और ध्यान रखना, रेखा के दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान अवश्य बना रहेगा, जरूर बना रहेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि यह एक रेखा है। तो मैं देख पा रहा हूं आप में से सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सभी ने वाई लिखा है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक यानी रेखाखंड देखते। कोई एक बच्चा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, उसकी आवाज बार बार सुनाई दे रही है। तो हमारी जो अगली टॉपिक है वो है रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। तो ये देखो, आप शब्द को ही अगर तोड़ के देखो तो आपको समझ में आएगा, रेखा और खंड से मिलकर बना यानी रेखाखंड। मतलब रेखा का एक खंड होगा रेखाखंड। अगर खंड को मैं और आसान भाषा में बताऊं तो एक टुकड़ा। तो रेखा का एक टुकड़ा को क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ एक पहले रेखा ही बना देता हूँ। तो ये क्या है, एक सीधी लकीर और एक रेखा है। क्यों एक रेखा है, क्योंकि इसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना हुआ है। तो इसका मैं एक टुकड़ा लेता हूँ, एक पार्ट अगर इसे तोड़ देता हूँ, यहाँ पर दो बिंदु निश्चित लेता हूँ, बिंदु ए और बिंदु बी। तो अगर इस रेखा में से मैं इस टुकड़े की बात करूं, अगर मैं इधर से इसे मिटा दूं और इधर से भी इसे मिटा दूं, तो ये क्या हुआ, ये भी पुरानी वाली जो रेखा थी पी क्यू उसकी एक टुकड़ा है। तो ये एक टुकड़ा जो है उसे हम क्या कहेंगे, रेखा खंड है। और ये दो बिंदु है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते आप। मतलब ये दो बिंदु कैसी है, निश्चित बिंदु है। या आप दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी तल में, किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पर कोई भी दो बिंदु आप लो और इन दो बिंदु को जो मिलाने वाली सबसे छोटी रास्ता जो होगी, आप जो सीधे अगर आप इसे मिलाओ तो इसे क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। आप ये ध्यान देना कि इसे मैं रेखा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान नहीं बना हुआ है। तो तीर का निशान नहीं बना हुआ है तो आप क्या कहोगे, यह एक रेखा खंड है। मतलब एक रेखा का टुकड़ा है ना। तो ये एक रेखा खंड है। रेखाखंड में और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप माप सकते हो, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, क्योंकि इसकी दोनों ही बिंदुएं एक निश्चित बिंदु होती है, आप इसे बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो आप अपने आम जीवन में रेखाखंड का उदाहरण अगर आप खोजना चाहो तो आप सभी के हाथों में अभी पेन या पेंसिल होगा। वो पेन या पेंसिल क्या है, एक तरीके से एक रेखाखंड है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी पेन या पेंसिल जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ, इसकी दो अंत बिंदु है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये दो अंत बिंदु हैं, इसे आप बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए इसकी एक निश्चित लंबाई है। तो आप क्या कह सकते हो, यह एक रेखा खंड है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगर इसमें आप लोग को किसी को भी डाउट है रेखाखंड तक, तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को सभी को समझ में आ गई है तो आप लोग यस लिख सकते हो, वाई। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों को, सभी को समझ में आ गए हैं रेखा और रेखाखंड।
तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, किरण हमारा रह गया, इसमें रेखा, रेखाखंड और किरण हम लोग को पढ़ना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो कि आप सभी को नेक्स्ट क्लास कब आनी है। सबसे पहले मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखा देता हूं। तो सभी बच्चों को हमारी क्लास कब कब होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो जैसा कि आज गुरुवार है तो आपके नेक्स्ट क्लास शनिवार को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होंगी। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप सभी को होमवर्क भी दी जाएगी। तो मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूं आप लोग को क्या करना है। अब आप लोग को मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ। आपको जो भी ये बुक दिख रही होगी, ये वर्कबुक आप सभी को मिल चुकी होंगी, है ना। आप सभी बच्चों को ये वर्कबुक मिल चुकी होंगी। तो आपको क्या करना है, इस वर्कबुक पे जाना है। ये बुक में हमें नहीं मिली सर। जिस भी बच्चों को अगर अब तक ये बुक नहीं मिली है तो हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी जल्द से जल्द आपके स्कूल में ये पुस्तक पहुंचा दी जाए। कुछ ही दिनों में आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर आपको, जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो आपको ये करना है, अभी जो भी मैं होमवर्क दूं उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपको देख रहा, अभी आपको दिखेगा ये टॉपिक नंबर, आप लोग देखो कंसेप्ट नंबर 2 होगा। देखो पेज नंबर 4 पर, हो सकता है कि यहाँ पर मेरे में पेज नंबर 4 दिखा रखा है, आप में पेज नंबर कुछ और रहे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट नंबर 2 पर जाना है। और कंसेप्ट नंबर 2 में प्रश्नावली 2.1 जो यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, 2.1 और 2.2। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। जिन भी बच्चों को ये बुक नहीं अब तक मिली है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट से फिर आप लोग इसको सोल्व करोगे। तो आपको बड़ी बड़ी दिख रही होंगी। आप सबसे पहले ये जो प्रश्नावली 2.1 है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन भी बच्चों को ये पुस्तक अब तक नहीं मिली है आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा, तब आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट हो लेना गया है सर, हो गया। आप लोग चैट सेक्शन में भी लिखकर मुझे बता सकते हो कि आपका हो गया। तो अब 2.2 यहाँ पर, ये पहले इसके स्क्रीनशॉट लो अब 2.2 वाली की। प्रिया शर्मा, आपने पूछा है ये बुक इंग्लिश मीडियम में है कि नहीं। तो हमारे पास अभी फिलहाल ये सारी पुस्तकें हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में हमारे पास ये सारी पुस्तक अभी अवेलेबल अभी के लिए नहीं है। तो आप सभी लोगों ने अब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और रह गया, ये वाली। तो इस क्वेश्चन के भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिया शर्मा, किसी ने अनम्यूट रखा था क्या माइक? प्रिया शर्मा, आप कौन से स्कूल से हैं? आप लिख के बता सकते हैं ना चैट बॉक्स में। तो जिन भी बच्चों को ये बुक नहीं मिली है, ये वाली स्क्रीन के भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये प्रश्नावली 2.1 सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो। प्रश्नावली 2.1 और 2.2
आप सभी को बनानी है। नेक्स्ट क्लास में मैं सभी से इसका उत्तर पूछूंगा क्वेश्चन नंबर के साथ। आप जगह का नाम बता दीजिए ना, जैसे फरमाना, खरखोदा, कहाँ से हो आप? बड़ौदा, ठीक है ठीक है ठीक है, फारूक नगर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, और इसके आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आगे हम लोग को क्या क्या करना है। किरण और त्रिभुज या वगैरह जो भी हमें पढ़ना होगा, पैरेलल लाइंस वगैरह पढ़ेंगे, ज्यामिति की आगे की चीजें। बाय सर।